नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं एसके झा सर के द्वारा जो गेस्ट पेपर लॉन्च की गई है उसके हम बायोलॉजी सेक्शन को देखने वाले थे। दोस्तों ये पार्ट 4 होगा हमारा। यदि आपने अभी तक पार्ट 3 तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे सभी का प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे जुड़ करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है जहाँ से जुड़ करके आप इसकी वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न हमारा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि एलिसा निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों एलिसा जो होती है क्या है, आपके पास ऑप्शन है कि जिस केंद्र में पहले एड्स का पता चला था, दूसरा है एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है, तीसरा है सबसे पहला व्यक्ति जिसका एड्स से मृत्यु हुई थी, और चौथा कौन सा गया, वायरस जो एड्स के कारण होता है। तो दोस्तों जो एलिसा होती है ये एड्स का पता लगाने के लिए एक तरह की जांच होती है। यानी कि किसी व्यक्ति में यदि मान लीजिए एड्स हो गया है तो उसकी जांच करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एलिसा टेस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात रही एड्स की, तो एड्स का जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म। और एड्स दिवस प्रति देश मनाते हैं हम लोग 1 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष हम लोग अपने देश में या अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस बात का आप याद रखिएगा। दोस्तों एड्स जो होती है इससे ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो समाप्त हो जाती है, इसलिए हम लोग जो करते हैं एड्स एक HIV वायरस के कारण से फैलता है। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा होगा कि हेमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है कमी के कारण रोग होती है, अनुवांशिक रोग है, तीसरा ऑप्शन है संक्रामक रोग है, या चौथा कौन सा हो गया, व्यवसाय संबंधी रोग है। तो दोस्तों हेमोफीलिया जो होती है ये एक अनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, यानी कि किसी बच्चे में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसके माता पिता के शुरू से ही जो उनके जो रोग होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आनुवांशिक रोग होते हैं, यानी कि जेनेटिक रोग होता है। कौन सा, हेमोफीलिया। दोस्तों हेमोफीलिया में क्या होता है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में कोई अंग यदि कट जाता है तब उसका रक्त का थक्का नहीं जमता एवं शरीर से संपूर्ण रक्त बाहर निकल जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हेमोफीलिया रोग होती है, इसी कारण से बनती है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आनुवांशिक रोग होता है कौन सा, हेमोफीलिया। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा। प्रश्न कह रहा है कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, आपके पास ऑप्शन है चूहा के द्वारा, मच्छर के द्वारा, तीसरा है झींगुर के द्वारा, और चौथा कौन सा है, खरगोश के द्वारा। तो दोस्तों जो जीका वायरस होता है ये किससे प्राप्त जो संचारित होती है मनुष्य में, मच्छर के द्वारा होती है। यानी कि मच्छर के काटने से कौन सा होता है, जीका वायरस होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें रोगी के त्वचा पर लाल चकत्ते, बुखार, मांसपेशियों या जोड़ों के दर्द में इत्यादि लक्षण होते हैं। यदि आपको ये जीका वायरस हो गया है जिसके कारण से जो आपके शरीर में पड़ा है तो इसका लक्षण क्या क्या है दोस्तों, इसका लक्षण है कि इसमें रोगी की त्वचा पर लाल चकत्ते, बुखार, मांसपेशियों या जोड़ों के दर्द में इत्यादि लक्षण आते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इसमें जीका वायरस हो गया है। दोस्तों ये जो है ये एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। दोस्तों किस मच्छर के द्वारा फैलता है जीका वायरस, तो एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है और ये दिन में काटता है। ठीक है, तो जब भी आप दोस्तों घर में रहिए तो हमेशा मच्छरदानी में लगा कर रखिएगा, क्योंकि दिन में ही काटने वाले मच्छर कौन सा है, एडिस मच्छर है, और इसी कारण से जीका वायरस होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीका वायरस जो है ये मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा होगा 94वां प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा देखिए, जलमंडल है, दूसरा ऑप्शन कौन सा हो गया, जीओम है, तीसरा है स्थल मंडल, चौथा कौन सा हो गया, जयमंडल। तो दोस्तों पृथ्वी का सर्वाधिक जो बृहद पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो कौन सा होता है, जैव मंडल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर। दोस्तों पृथ्वी जो हमारा सर्वाधिक बृहद कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसे जैव मंडल कहते हैं। हमारे चार और जीवित जगत है जिसे हम जैव मंडल को सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा 95वां प्रश्न है, भारत में धारणीय के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में सबसे अधिक जो विद्युत उत्पादन होती है वो किससे होती है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कोयला से होती है, दूसरा है खनिज तेल एवं गैस से होती है, तीसरा है जल विद्युत से, और चौथा कौन सा हो गया, परमाणु ऊर्जा से। तो दोस्तों जो भारत में धारणीय के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद होता है सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, ये कोयला होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अभी हाल ही में जो अफवाहें फैली थी कि भारत में कोयला की मात्रा ख़त्म होने वाली है, तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है।
दोस्तों कोयला जो होता है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। ये भी प्रश्न पूछता है कि कोयला नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है, तो आपको बताना होगा दोस्तों कि कोयला जो होती है एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे देख करके लाभ उठा सके। दोस्तों चैनल प्रश्न हमारा कौन सा हो गया, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित है। देखिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन कौन सा हो गया, स्मॉग, दूसरा है अम्ल वर्षा, तीसरा यूट्रोफिकेशन, चौथा कौन सा हो गया, स्पेक्ट्रोसिस। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, यानी कि वायु प्रदूषण से संबंधित कौन सा होता है, स्मॉग जो होती है ये वायु प्रदूषण से संबंधित होती है। दोस्तों वायु प्रदूषण कहते हैं किसको है, तो वायु में हानिकारक पदार्थों का मिलना जिससे वायु की गुणवत्ता घट जाती है, वायु प्रदूषण कहलाती है। ठीक है, तो वायु में जो प्रदूषण किस प्रकार होती है, जो अन्य पदार्थ हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं जिससे उसकी गुणवत्ता यानी कि AQI होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, यदि वो घट जाती है तो क्या होता है, वायु प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, वायु प्रदूषण में धुआं और धूलकण कोहरा के साथ मिलकर के स्मोक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर जो है स्मोक यानी कि ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा 97वां प्रश्न हमारा प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है जी टेलर ने, दूसरा ऑप्शन है ई विट्रिगन ने, तीसरा है DR स्टोनले ने और चौथा कौन सा होगा, टेंसले ने। दोस्तों जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी संकल्पना जो है इसको प्रस्तावित किसने किया था, तो टेंसले के द्वारा की गई थी। ठीक है, टेंसले के द्वारा। दोस्तों ये जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं इसकी संकल्पना जो होती है ये टेंसले के द्वारा की जाती है। साथ ही दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र की इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, रीटर ने किया था। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था तो आपको बताना होगा कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है ये रीटर के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा होगा 98वां प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। तो देखिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन है जीव और वातावरण, दूसरा ऑप्शन है मनुष्य और वन, तीसरा ऑप्शन है मृदा और जल, चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, पति और पत्नी के बीच। तो दोस्तों जो पारिस्थितिकी निम्नलिखित जो होती है पारिस्थितिकी ये जो है जीव और वातावरण के बीच में संबंध को बतलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि पारिस्थितिकी विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं अर्नेस्ट हैकेल को पारिस्थितिकी विज्ञान के पिता के रूप में हम लोग जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही दोस्तों पारिस्थितिकी की इकाई को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछता है कि पारिस्थितिकी की इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, तो पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, प्रश्न कह रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन देखिए AK बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा ऑप्शन कौन सा गया, अमृता देवी बिरनोई, चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, मेघा पाटेकर। तो दोस्तों जो चिपको आंदोलन था इसको जो सबसे अधिक बल मिला था वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ही बल मिला था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अभी तक ये आने वाली एग्जाम जो है उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना देखी जा रही है। दोस्तों चिपको आंदोलन जो होती है ये एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था, यानी कि पर्यावरण को बचाने का एक आंदोलन था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से, उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुई थी। किसकी शुरुआत दोस्तों, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुई थी। दोस्तों कई बार एग्जाम में यह प्रश्न बनता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बताना होगा 1973 ईस्वी में किस राज्य से, तो उत्तराखंड राज्य से, और किस जिले से, तो चमोली जिले से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और कौन थे इसके नायक, तो इसके नायक थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हमारा 100वां प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मछली के लीवर ऑयल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लीवर ऑयल कह रहा है। ठीक है, स्पष्ट कह रहा है कि लीवर ऑयल, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा हो जाएगा, यानी कि विटामिन डी पाई जाती है किसमें, जो फिश होती है, फिश के जो लीवर ऑयल होते हैं उसमें क्या होता है, विटामिन डी पाई जाती है। ठीक है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो फिश मछली होती है उसके लीवर ऑयल में क्या होता है, विटामिन डी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों संपूर्ण मछली की बात करें तो संपूर्ण मछली में जो है विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा फ्रेंड्स, यदि संपूर्ण मछली की बात करें तो विटामिन ए पाया जाएगा, लेकिन सिर्फ यदि लीवर की बात करें, जो मछली की लीवर होती है उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। इस बात को भी याद रखिएगा कि संपूर्ण मछली में विटामिन ए पाया जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होगा, और विटामिन डी की कमी से कौन सा होगा, रिकेटस रोग होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हमारा 101वां प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो दोस्तों जो घाव भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है। यानी कि विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायक होती है। यदि आपको कोई दोस्तों चोट लग जाता है तो विटामिन सी ही एक ऐसा चीज़ है, विटामिन है जो आपके घाव को तुरंत ठीक कर देता है। दोस्तों इसकी कमी से कौन सी होती है, यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से। इसको भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा होगा 102वां प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोबाल्ट किस जो है नामक खनिज पाया जाता है, किस विटामिन में पाया जाता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है विटामिन के, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B2, तीसरा है विटामिन B12, चौथा ऑप्शन कौन सा गया, विटामिन B6। तो दोस्तों जो कोबाल्ट पाई जाती है वो विटामिन B12 में पाई जाती है, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनो कोबाल्बिन है। क्या है दोस्तों, कोबाल्ट का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनो कोबाल्बिन, कोबाल्बिन होता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि कोबाल्ट का जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनो कोबाल्बिन होता है, और ये इसमें कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। साथ ही दोस्तों ये विटामिन जो होती है शरीर में RBC के निर्माण में सहायक होता है। कौन, तो विटामिन B12 जो होती है शरीर में RBC के निर्माण में सहायक होता है। वहीं दोस्तों यह विटामिन जो होती है दूध, फल, अंडा, मांस इत्यादि में पाया जाता है, और इसकी कमी से जो है शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। यानी कि विटामिन B12 है, इसकी कमी से क्या होती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसलिए हमें प्रॉपर रूप से यह विटामिन यानी कि दूध, फल, अंडा, मांस इत्यादि का सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारा B12 जो विटामिन है वो हमारे शरीर में प्रॉपर बना रहे, जिससे कि हमें शरीर में रक्त की कमी ना हो। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा 103वां प्रश्न है। विटामिन सी को डैश भी कहा जाता है। यानी दोस्तों हमको प्रश्न ये कह रहा है कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है क्या है, ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन कौन सा हो गया, एसिटिक एसिड है, दूसरा ऑप्शन कौन सा गया, एस्कॉर्बिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, फोलिक एसिड। तो दोस्तों जो विटामिन सी होती है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा प्रश्न का आंसर। एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन सी के रूप में जानते हैं, और सबसे अधिक विटामिन सी जो होती है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है, जैसे संतरा हो गया, आंवला हो गया, इन सबों में सबसे अधिक जो है ये आंवला में सबसे अधिक जो है विटामिन सी पाया जाती है, ठीक है, और इसे एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है दोस्तों, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जानते हैं। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग संबंधित नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन देखिए कैल्सीफेरॉल है, दूसरा ऑप्शन है नियासिन, तीसरा कौन सा हो गया कोबाल्बिन, चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया राइबोफ्लेविन। तो दोस्तों ये देखिए जो कैल्सीफेरॉल होता है ये अस्थि रुग्णता से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है नियासिन जो पेलेग्रा से संबंधित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कोबाल्बिन, ये भी संघटित रक्तलता यानी कि रक्त की कमी होती है इसमें। लेकिन राइबोफ्लेविन जो होती है ये बेरी से होती है, बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। बेरीज जो होता है ये विटामिन ए की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये बात गलत है, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी होती है, बेरी होती है। राइबोफ्लेविन किसको कहते हैं दोस्तों, इसे विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, मुंह में छाला होता है, बाल का झड़ने लगता है, त्वचा तथा आँख में जलन महसूस होने लगती है, किससे, तो राइबोफ्लेविन से यानी कि विटामिन B2 से, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे 105वां प्रश्न हमारा है कि बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन देखिए विटामिन B1 की अधिकता से, दूसरा है विटामिन B1 की कमी से, तीसरा ऑप्शन कौन सा गया विटामिन सी की अधिकता से, और विटामिन सी की कमी से। तो दोस्तों अभी तो था आपको ऊपर ही बताया हमने कि बेरी जो होती है ये विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होती है, ठीक है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी नामक रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, हमारा 106वां प्रश्न कह रहा है कि थायरॉक्सिन जो होती है ये क्या है। थायरॉक्सिन क्या है, आपके पास ऑप्शन है विटामिन है, हार्मोन है, एंजाइम है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो थायरॉक्सिन होती है एक प्रकार की क्या होती है, हार्मोन होती है, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा कि थायरॉक्सिन क्या होती है, एक प्रकार की हार्मोन होती है। दोस्तों ये थायरॉइड ग्रंथि से स्रावित होता है, कौन सा, थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन हार्मोन कोशिकीय शोषण की क्रिया में सहायक होते हैं। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होते हैं ये कोशिकीय शोषण की क्रिया में सहायक होते हैं, और यह इस हार्मोन का निर्माण जो होती है किसके कारण से होती है, आयोडीन तथा प्रोटीन से होता है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण जो होती है वो आयोडीन तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और इस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि घेंघा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से जो होती है वो क्या होती है, घेंघा रोग होती है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों क्या है हमारे पास 107वां प्रश्न होगा। प्रश्न कह रहा है कि डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, नहीं है, कौन सा नहीं है? आपके पास ऑप्शन देखिए, शीर्ष ग्रंथि, दूसरा है अर्धिवरी ग्रंथि, तीसरा है पीयूष ग्रंथि, चौथा कौन सा है? यकृत। तो दोस्तों ये जो यकृत है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि यकृत क्या है? एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा कि जो यकृत होती है क्या होती है? बहिःस्रावी ग्रंथि होती है, जबकि शेष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि होती है ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और जो यकृत होता है दोस्तों ये क्या होती है? बड़ा ग्रंथि है जो एंजाइम स्रावित करता है। यकृत के द्वारा क्या होती है? एंजाइम जो है इसका स्रवण होता है। ठीक है, और एंजाइम जो होती है क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। जो भोजन पचता है दोस्तों हमारे पेट में वो किसके कारण से पचता है? एंजाइम के कारण से ही पेट में भोजन को पचाया जाता है। और इसका वजन जो होता है दोस्तों, यकृत का वजन औसतन 1500 ग्राम होता है। यकृत का वजन कितना होता है? 1500 ग्राम औसतन होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है हमारे पास। प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? यानी कि शुगर की मात्रा को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है? तो दोस्तों देखिए आपके पास ऑप्शन कौन सा गया? एस्ट्रोजन, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है पैराथोरन, चौथा है टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों जो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है वो कौन सा हो गया? इंसुलिन होता है। ठीक है, और इंसुलिन जो होती है दोस्तों ये क्या करती है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कौन परिवर्तित करता है? तो इंसुलिन करता है। साथ ही दोस्तों यह अग्न्याशय के लैंगरहैंस द्वीपिका के जो बीटा सेल होती है उससे स्रावित होती है। कौन? इंसुलिन जो होती है ये अग्न्याशय के, कहाँ से? अग्न्याशय के लैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा सेल से स्रावित होती है। ठीक है, और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। ये कई बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना होगा कि इंसुलिन की कमी से जो होती है मधुमेह रोग उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 और सूची को मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों। देखिए प्रोजेस्टेरोन जो होती है क्या होती है? टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? थायरोक्सिन क्या होती है? इंसुलिन क्या होती है? तो दोस्तों हमने ऊपर सभी प्रश्नों के बारे में जानकारी पहले से प्राप्त कर ली है, तो अब हम मिलाने की कोशिश करते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन होती है दोस्तों ये क्या होती है? ये गर्भाशय जो महिला संबंधित होती है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होती है ये हार्मोन होता है किसका? पुरुषों का, अंडाशय से संबंधित होती है। और थायरोक्सिन जो होती है ये थायराइड से संबंधित होती है। और साथ ही इंसुलिन जो होती है ये अग्न्याशय से निकलती है। इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, हमारा 110वां प्रश्न कह रहा है कि महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन डैश के द्वारा स्रावित होता है। तो दोस्तों ये जो एस्ट्रोजन होती है ये अंडाशय के द्वारा स्रावित होती है। कहाँ से? अंडाशय के द्वारा स्रावित होती है। इस बात का बिल्कुल याद रखिएगा। ये हार्मोन महिलाओं में क्या करता है दोस्तों? जो एस्ट्रोजन होती है हार्मोन ये अंडाशय से स्रावित होती है। और जो महिलाओं में जो मासिक चक्र होते हैं उसको क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। कौन सा हार्मोन? तो एस्ट्रोजन। साथ ही फ्रेंड्स यह जो हार्मोन होती है ये स्तन ग्रंथि के विकास में भी सहायक होता है, तो इसको भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हमारा 111वां प्रश्न है कि पौधे के किस भाग में हमें कॉफ़ी मिलती है? तो दोस्तों जो पौधे के भाग होते हैं कली, इससे क्या प्राप्त होती है? हमें कॉफ़ी प्राप्त होती है। ठीक है, कॉफ़ी में क्या होता है दोस्तों? तो कॉफ़ी में कैफीन होने के कारण जो है ये हल्के उद्दीपक का प्रभाव डालता है, यानी कि जो आप कॉफ़ी पीते हैं उसके बाद आपको तरोताज़ा महसूस होती है। और यदि अधिक आप पी लेते हैं कॉफ़ी तो आपको मतियम भी हो सकता है, मतलब कि आप जो है आपको नशा भी लग सकता है। इसलिए आपको लिमिट में ही कॉफ़ी को पीनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोटापा को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों जो मोटापा होती है उसको नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? BMI का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, BMI क्या होती है? बॉडी इसको क्या बोलते हैं? BMI को क्या बोलते हैं दोस्तों? बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो इसकी मोटाई मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग दोस्तों? तो बॉडी BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता है क्या फ्रेंड्स, यदि जिस व्यक्ति की लंबाई कितनी हो, लंबाई को हम दोगुना कर देते हैं। इसको नापने का तरीका क्या होता है? कोई मान लीजिए व्यक्ति है उसके लिए हम मोटाई नापेंगे तो क्या करेंगे? उस व्यक्ति की लंबाई को हम क्या करेंगे? दोगुना करेंगे। और व्यक्ति का जो वजन रहेगा उससे यदि हम डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा कट कर वही क्या हो जाएगा? उसकी मोटाई हो जाएगी। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, हमारे क्या है 113वां प्रश्न है, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? मतलब वैसा सर्जरी जिसमें कि खून नहीं गिरता है वो कौन सा सर्जरी होती है? ठीक है, तो सर्जरी होती है कौन सा? लेजर होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? किसी भी यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि मतलब काटने वाला यंत्र जिससे खून नहीं निकले
उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, चीर फाड़ नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं, लेज़र से हम उसका सर्जरी कर देते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इस पर आंसर हो जाएगा। दोस्तों रक्तहीन सर्जरी होती है, आधुनिक तकनीक होता है जिसमें पेट के छोटे छोटे सुराख के द्वारा आधुनिक मशीनों के साथ ऑपरेशन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 114वां प्रश्न होगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों जो लुई पास्चर थे, इसको देखिए रेबीज के टीके की खोज के लिए जानते हैं, ठीक है। रेबीज के टीके की खोज के लिए किसको जानते हैं, लुई पास्चर को जाना जाता है। लुई पास्चर को रेबीज के टीका का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पोलियो के टीका की खोज किसने किया था, तो जॉन ई सॉल्क के द्वारा पोलियो के टीका की खोज की गई थी। किसके द्वारा, जॉन ई सॉल्क के द्वारा जो है पोलियो की टीका की खोज की गई थी। किसके द्वारा, जॉन ई सॉल्क के द्वारा। मैं बात करें दोस्तों चेचक की, चेचक किसने किया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा इसकी जो खोज की गई थी, चेचक की खोज की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हमारा, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी। दोस्तों ओरल जो है पोलियो वैक्सीन जो है ये किसके द्वारा विकसित की गई थी। देखिए एडवर्ड जेनर है, एल्बर्ट साबिन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, चौथा कौन सा, जॉन सॉल्क है। तो दोस्तों जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये एल्बर्ट साबिन के द्वारा खोज की गई थी, ठीक है। और जो पोलियो टीका खोज किसने की थी, जॉन सॉल्क ने की थी, ठीक है दोस्तों। और रेबीज टीका खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और चेचक की टीका खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, पेनिसिलिन की खोज यानी आविष्कार किसने किया था। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है इयान फ्लेमिंग, दूसरा है स्टीफन हॉकिंग्स, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, चौथा कौन सा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दोस्तों जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। और बात करें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा जो है टेलीफोन की आविष्कार की गई थी। और स्टीफन हॉकिंग्स क्या एक भौतिक वैज्ञानिक है, ठीक है। इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हमारा, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। दोस्तों जो खारे पानी होती है उसमें जो पैदा होते हैं पौधे उसको क्या कहते हैं, उसको हेलोफाइटा कहते हैं, ठीक है। और जो मरुस्थल में पैदा होते हैं उसे क्या बोलते हैं, जेरोफाइटा के नाम से जानते हैं। इस बात को आप दोनों याद रखिएगा कि खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, हेलोफाइटा। और जो ये मरुस्थल होती है उसमें जो पनपते हैं पौधे उसे क्या बोलते हैं, जेरोफाइटा बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 118वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है, ठीक है। देखिए बैगन हो गया, पालक हो गया, टमाटर और मक्का। तो जो मक्का होती है ये ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है, जबकि बैगन, टमाटर और मक्का ये सभी जो होती है ये ट्रांसजेनिक फसल होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और विश्व में पहला जो परजीवी था फसल कौन सा है, ये कौन सा है, टमाटर है। इसको भी आप याद रखिएगा कि विश्व में पहला परजीवी फसल कौन सा होता है, टमाटर को तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, पेड़ की आयु का निर्धारण किससे करते हैं। यानी दोस्तों पेड़ कितने वर्ष का हुआ है उसके जो निर्धारण करते हैं वो किससे करते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन है इसके तने की त्रिज्या से, दूसरा ऑप्शन है वार्षिक वलय की संख्या से, तीसरा ऑप्शन है शाखाओं की संख्या से, और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, इसकी तने की परिधि से। तो दोस्तों जो पेड़ की आयु होती है ये वार्षिक वलय की संख्या से ज्ञात की जाती है। यानी कि एक वर्ष में सिर्फ एक वलय बनता है, इससे हमको पता चल जाता है कि ये जो है पेड़ कितने वर्ष का हो चुका है, इसलिए पता चल पाता है क्योंकि हम एक वर्ष में एक ही वलय बनता है। यहाँ दोस्तों देखिए लिखा हुआ है कि वार्षिक वलय जो होती है एक वर्ष में एक ही बनता है, जिससे कि हम पता कर पाते हैं कि पेड़ कितना वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, लिटमस का घोल डैश से निकाला जाता है। देखिए दोस्तों ऑप्शन है हाइड्रेंगी, दूसरा है पेटुगोनिया, तीसरा कौन सा होगा जेरेनियम, चौथा कौन सा होगा लाइकेन। दोस्तों जो लिटमस का घोल होता है वो किससे प्राप्त करते हैं, लाइकेन से प्राप्त की जाती है लिटमस का घोल। और दोस्तों जो लाइकेन होती है ये कवक तथा शैवाल के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। और पेटुनिया जो होती है पेटुनिया ये क्या होती है, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला एक पुष्पी पौधा होता है। और हाइड्रिक जो ये जेरेनियम है ये क्या होती है, एक सुगंधित पौधा होता है जिसका तेल बहुत ही कीमती होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे, हमारा जो वीडियो क्या आज की इस बायोलॉजी का सेक्शन का लास्ट प्रश्न देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न देखिए, एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण डैश का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे बनाने के लिए वाणिज्यिक के रूप में करते हैं। दोस्तों कौन सा हो गया इसका, पैक्टिन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसमें, जैम बनाने के लिए, जेली बनाने के लिए और मुरब्बे को बनाने के लिए। दोस्तों इस प्रकार हमारा
आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे देखकर लाभ उठा सके। साथ ही दोस्तों यदि आप चैनल पर नए आए हैं, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को। वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।